आप बेबी प्लान कर रहे हैं और जब भी पीरियड ओवरड्यू होते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो सर्टेनली आपको एक निराशा हाथ लगती है। चिंता मत कीजिए, इस द्वंद्व में आप अकेले नहीं हैं। इनफर्टिलिटी आज की दुनिया में एक मेजर चैलेंज बन गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विभा चतुर्वेदी शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम इनफर्टिलिटी के बारे में समझने की कोशिश तो करेंगे ही, साथ में ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि इस पर विजय कैसे हासिल की जाए। इनफर्टिलिटी सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब जब कभी भी कपल प्रेग्नेंट ही नहीं हुए हों, उनका बात करें तो आउट ऑफ 6 एक वुमेन इससे सफ़र करती हैं। और अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की बात करें, जिसमें पहले तो बेबी हो चुके हैं बट बाद में नहीं लग रहे हैं, उसकी डेटा की बात करें तो आउट ऑफ 20 एक फीमेल इससे सफ़र कर रही होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि बिना ट्रीटमेंट के काफ़ी सारे कपल्स पहले ही हार मान जाते हैं। समझना जरूरी है कि इनफर्टिलिटी एक मेडिकल कंडीशन है, फेलियर नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम कहाँ है। इनफर्टिलिटी दोनों पार्टनर की वजह से हो सकती है। इम्पॉर्टेंट है कारण जानना। तो जहाँ तक कंसेप्शन का सवाल है या बच्चे पैदा करने का सवाल है, उसमें खाली फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, मेल भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जानिए, आउट ऑफ 100 40% कॉज फीमेल से रिलेटेड होते हैं, 40% कॉज मेल से रिलेटेड होते हैं और 20% कॉज दोनों से रिलेटेड होते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे फीमेल में होने वाले कॉजेस। फीमेल में होने वाली इनफर्टिलिटी के मुख्य कारण जानते हैं। ब्रेन से रिलीज होता है LH FSH। अगर ब्रेन ये रिलीज नहीं करेगा तो एग नहीं बनेंगे। मान लीजिए रिलीज हुआ, ओवरी पे जाके एक्ट किया, एग फॉर्मेशन हो गया। एग की क्वालिटी पुअर है या अच्छी है, इस पे डिपेंड करेगा फर्टिलाइजेशन। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो एग क्वालिटी पुअर होगी। सो पुअर क्वालिटी एग से इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है। अगर एग अच्छी क्वालिटी का है, रिलीज नहीं हो रहा है, तो मान के चलिए आपका PCOS हो सकता है, जिसमें एग रिलीज़ नहीं होते हैं। रिलीज़ नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मान लीजिए अब रिलीज़ हो गया तो आपकी ट्यूब खुली होनी चाहिए, पेटेंट होनी चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर होता है। ये जो रिलीज एग है ये ट्यूब के अंदर ट्रेवल करता है, जहाँ स्पर्म यूट्रस के थ्रू आता है और फर्टिलाइजेशन होता है। ट्यूब अगर ब्लॉक है तो ये प्रोसेस यहीं ब्लॉक हो जाएगा। ये होता है लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन में और एंडोमेट्रियोसिस में। अगर मान लीजिए एम्ब्रियो बन गया तो ये जाकर के यूट्रस में इम्प्लांट होगा। यूट्रस की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी एक ऑप्टिमम थिकनेस बहुत ज़रूरी है। अगर वो बहुत थिन है तो इम्प्लांटेशन मुश्किल होता है। ये ट्यूबरकुलोसिस TB में बहुत कॉमन है। दूसरी कंडीशन होती है, अगर पास्ट में कभी DNC कराई हो तो फिर यूट्रस की वॉल आपस में चिपकने का डर रहता है, उस कंडीशन में इम्प्लांटेशन नहीं होता। थर्ड कंडीशन होती है PCOS इटसेल्फ, जिसमें स्कैंटी पीरियड्स आते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है। तो ये तो मेजर कॉज हो गए फीमेल्स इनफर्टिलिटी के। आइए जानते हैं मेल फर्टिलिटी। स्पर्म की कॉन्सेंट्रेशन कम होना मतलब कम संख्या में होना। प्रॉपर संख्या है बट मोटिलिटी कम होना, मतलब चलना भागना दौड़ना जो होता है, मोटाइल होते हैं। मोटिलिटी अगर कम होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एंड थर्ड कंडीशन होती है जिसमें इनकी मॉर्फोलॉजी डिफेक्टिव होती है, मतलब इनकी संरचना डिफेक्टिव होती है। इनके अंदर का DNA भी फ्रेगमेंटेड हो सकता है और इसके कारण से फर्टिलाइजेशन मुश्किल होता है। सो हम कब माने कि ये कपल इनफर्टाइल है? अगर आपकी एज 35 से कम है और आपने पूरे 1 साल अनप्रोटेक्टेड रेगुलर सेक्स किया है और फिर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आप इनफर्टाइल कैटेगरी में आते हैं। बट अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो ये ड्यूरेशन 6 मंथ्स का हो जाता है। समटाइम्स वी हैव सीन नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज फॉर डिफरेंट रीजन्स, जैसे रिजिड हाइमन है या सिवियर एंडोमेट्रियोसिस के जो केस होते हैं वो इंटरकोर्स नहीं कर पाते कपल्स। और मेल के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, वो भी कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी होता है। आइए अब जानते हैं अदर कॉजेज। एज की तो बात मैंने कर ली, जैसे जैसे एज बढ़ती है पुअर क्वालिटी एग बनता है। फिर ईटिंग हैबिट्स की बात करते हैं। कुछ लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे चले जाते हैं, इतनी ज़्यादा कि बिल्कुल स्किनी हो जाते हैं, वो भी इनफर्टिलिटी का कॉज होता है। और इसके ऑपोजिट, अगर आप ओबीज हैं, बहुत मोटे हैं, तो आपके PCOS ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, वो इनफर्टिलिटी का कॉज है। नाउ एल्कोहल टेक इनटेक,
स्मोकिंग एंड सब्सटेंस अब्यूज़ अगर आप लेते हैं, अगेन इनफर्टिलिटी का कॉज होता है ये। अगर आपके पार्टनर को डायबिटीज़ है या आपको भी डायबिटीज़ है तो भी इनफर्टिलिटी का कॉज होता है। कुछ हार्मोनल कॉजेज होते हैं, जैसे थायराइड की डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन होती है, प्रोलैक्टिन लेवल हाई होना, ये भी इनफर्टिलिटी का कॉज होता है। आजकल के यंग जनरेशन में इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। इसका रीज़न क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है पुअर स्लीप हाइजीन, मतलब देर तक जागते रहना और देर तक सुबह सोते रहना, मतलब सनलाइट आप देखते ही नहीं है, सनराइज। दूसरा पॉइंट होता है कि आप स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, आप जब सोने जा रहे होते हो उस समय आपके हाथ में मोबाइल होता है, रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो। थर्ड होता है कि आप अल्कोहल एंड स्मोकिंग बिफोर गोइंग टू बेड लेते हैं, उनको भी ज़्यादा होता है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब सो रहे होते हैं तो आप पूरे दिन भर की अपनी टेंशन को लेकर के उसको रिवाइंड कर रहे होते हैं, rather than thinking about your whole day, you just be calm and meditate while going to sleep. आज की टेक्नोलॉजी के हेल्प से कैसे सही डायग्नोसिस हो सकता है इनफर्टिलिटी का, आइए इसके बारे में जानते हैं। डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद आपको कुछ टेस्ट एडवाइस किए जाएंगे, जिसमें ब्लड सैंपल होता है। ब्लड सैंपल में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसे AMH कहते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हार्मोन बेसिकली आपका फर्टिलिटी इंडेक्स होता है, इसकी वैल्यू कम से कम 1.2 तो होनी ही चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। ये अगर 3D 4D विद डॉपलर स्टडी के साथ कराया जाए तो इससे हमें बहुत सारी जानकारी पता चलती है, यूट्रस की शेप एंड साइज और अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। साथ में हमें ओवरी के बारे में डिटेल में पता चलता है, ब्लड सप्लाई टू द ओवरी, उसके अंदर कितने एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं, मतलब एग बनाने की कैपेसिटी कितनी है, और शेप और साइज ऑफ ओवरी क्या है। इसके बाद नंबर आता है अपने को ट्यूब की पेटेंसी चेक करने का, जो 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड होता है हिस्ट्रोसेल्पिंजियोग्राफी, जो एक्सरे की हेल्प से एक डाई अंदर यूट्रस में डाली जाती है और एक्सरे से ट्यूब की पेटेंसी को चेक करते हैं। सेकंड तरीका होता है जिसमें यूट्रस के अंदर सलाइन इन्फ्यूज़ किया जाता है और सोनोग्राफी से देखते हैं कि वो सलाइन या वाटर जो अपने डाला है वो दोनों ट्यूब से एब्डोमेन में आ रहा है या नहीं। अगर ट्यूब से पेटेंसी है तो आपको पेट के अंदर हमें पानी मिल जाता है, तो इसका मतलब पेटेंट है। थर्ड जो है 100% सेंसिटिविटी और स्पेसिफिक टेस्ट होता है, जो लेप्रोस्कोपी से होता है, जिसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश किया जाता है, फिर उसके बाद पेट पे आपके 2 या 3 छोटे छोटे कट आते हैं 5 mm के, और अंदर जाके ट्यूब का स्टेटस चेक किया जाता है। नीचे से एक ब्लू कलर की डाई इंजेक्ट करते हैं, वो डाई हमें अंदर पेट के अंदर निकलती हुई दिखाई देती है। अगर ये दोनों ट्यूब में से निकलती दिखाई देती है तो ये पेटेंट है, और अगर ये ब्लॉक होती है तो आजकल इतनी टेक्निक्स आ गई हैं, सर्जिकल टेक्निक्स, जिसमें 90% केसेस में हम इन ट्यूब्स को ओपन कर देते हैं और फर्टिलिटी के चांस को बहुत बढ़ाते हैं। तो क्या अगर हमें पता चले कि जहाँ ट्यूब यूट्रस पे जुड़ी हुई है वो वहीं से ब्लॉक है तो वो कैसे खुलेगी? उसकी अप्रोच होती है हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रो माने यूट्रस, स्कोपी माने दूरबीन। सो हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम यूट्रस के अंदर जाते हैं, जहाँ पे ट्यूब अटैच होती है वो वाली जगह को भी हम टेक्निक से ओपन कर सकते हैं। सो ट्यूब ओपन करने की सर्जरी बहुत ही एडवांस तरीके से की जाती है और ये फर्टिलिटी को एनहेंस करती है। आइए अब जानते हैं मेल इनफर्टिलिटी को कैसे डायग्नोस किया जाए। हस्बैंड सीमन एनालिसिस को करवाने के लिए एडवाइस करते हैं, जिसमें 3 दिन का एब्स्टिनेंस जरूरी होता है। सीमन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो देखी जाती हैं, उसका अमाउंट, स्पर्म का नंबर कितने हैं, सेकंड उनकी मोटिलिटी कितनी है, कितना मोटाइल है वो, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट उनकी मॉर्फोलॉजी, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है। अगर इन तीनों में कुछ भी पॉइंट गड़बड़ लगता है तो हम एडवांस टेस्टिंग पे चले जाते हैं, जिसमें मेल्स के भी हार्मोन्स चेक होते हैं, डायबिटीज़ चेक होगी, प्रोलैक्टिन, थायराइड, ये मेजर हार्मोन्स होते हैं, एंड टेस्टिकल्स के अल्ट्रासोनोग्राफी विद डॉपलर कराई जा सकती है। जब कारण पता चल जाता है तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। शुरू में फर्स्ट स्टेप होता है, हम कपल को नेचुरल कंसेप्शन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कैसे किया जा सकता है ये भी बताते हैं, बट आपका सबसे बड़ा रोल ये होता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, विच इंक्लूड्स अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग एंड सब्सटेंस अब्यूज, देन ईटिंग हेल्दी। आप अपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लें, कलर्ड वेजिटेबल्स ज़्यादा लें,
थर्ड थिंग है, आपको एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी है। आप अपने BMI को 23 पे रखें, ये दोनों के लिए लागू है, मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्ट्रेस के कारण स्टेरॉयड हार्मोन्स बनते हैं और वो पुअर क्वालिटी गैमेट्स बनाते हैं। सो आप मेडिटेशन ज्वाइन कीजिए, योगा भी कीजिए। आइए बात करते हैं, कुछ गलतफहमियों के शिकार होते हैं कपल्स, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक गलतफहमी होती है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल के कारण होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। मेल्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड ये है कि अगर आपको इनफर्टिलिटी डायग्नोस हो गई तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब अब आप प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकते, जो कि गलत है। आजकल साइंस बहुत एडवांस हो गई है, आप पेरेंट्स बन सकते हैं। आइए आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ। एक कपल 17 साल से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहा था। वो मेरे पास आया इतनी मोटी फाइल लेकर के। उनको काउंसलिंग की, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। हस्बैंड क्रॉनिक स्मोकर थे, ओबेस थे, लेडी भी बहुत मोटी थी। उन दोनों को जब मैंने काउंसिल किया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने अपनी ये सारी चीज़ों को इतना इम्प्रूव किया एंड दे गॉट प्रेग्नेंट स्पॉन्टेनियसली विदाउट माई हेल्प। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। जब वो इम्प्रूवमेंट हो जाए देन ओनली यू गो टू ए डॉक्टर, सो दैट आगे का स्टेप जो मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो शुरू किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।